हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे यांग काई को वो फ्रूट मिलता है जिसे खाने के बाद उसने अपनी पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया था। यहाँ तक कि बदलते हुए वक्त के साथ उसने लोगों के सामने अपनी इमेज भी सही कर ली थी और ये चीज सीनियर सिस्टर सिया ने भी देखी थी। अब यांग काई को अपनी कल्टीवेशन करने के लिए और भी काफी सारे ट्रेजर्स चाहिए थे, लेकिन पैसा न होने की वजह से वो डिसाइड करता है कि वो यांग सीड को हासिल करेगा जिसके फ्रूट्स उसकी बॉडी में लिक्विड यान को फ्लो करवाते हैं। तो वो फटाफट पहुंच जाता है होमे की शॉप पर, जहां जाने के बाद उसे पता लगता है कि उस फ्रूट सीड को हासिल करने के लिए उसे ब्लडी बैटल गैंग के माइन एरिया में जाना होगा, जहां जाने के लिए उसकी हेल्प सिर्फ होमे कर सकती है। तो पहले तो हमारा हीरो डिसाइड नहीं कर पाता है कि क्या उसे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसने होमे के साथ बहुत बुरा बिहेव किया था। पर इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि ना चाहते हुए भी वो काफी हिम्मत जुटाकर होमे के घर पहुंच जाता है, जहां जाने के बाद वो होमे को काफी रिस्पेक्टफुली आवाजें लगा रहा था। अंदर बैठी होमे को दिखाते हैं जो कि अपने सिस्टर के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। उसकी सिस्टर यांग काई की आवाज सुनने के बाद अपनी सिस्टर से पूछती है कि क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? तुमने तो कहा था कि ये लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं, पर मुझे तुम्हारी बातें झूठी क्यों लग रही हैं? शायद ये हैंडसम होने के साथ साथ एक नंबर का ठरकी है, बिल्कुल बाकी आदमियों की तरह। होमे को ये सुनने के बाद अपनी सिस्टर पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि यांग काई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा कि आप सोच रही हैं। उसकी सिस्टर इस सवाल का जवाब देते हुए कहती है, तो फिर वो इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहा है? इस बात का जवाब तो होमे के पास भी नहीं था, पर वो कंफ्यूज होते हुए कहती है कि शायद वो पक्का किसी काम के लिए आया होगा या फिर उस दिन के लिए माफी मांगने। अब ये वाली बात कर तो वो खुद भी शर्मिंदा थी, क्योंकि उसने इस बारे में अपनी सिस्टर को डिटेल में जो नहीं बताया। ये कहने के बाद होमे तो यांग काई को रिसीव करने जाने वाली थी, पर उससे पहले ही यांग काई की बात का जवाब उसकी सिस्टर दे देती है। बाहर खड़े हुए यांग काई को पता नहीं क्यों होमे की आवाज बहुत बदली बदली लग रही थी, पर वो फिर भी उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ। इसके बाद फिर से अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर होमे की सिस्टर होमे से कहती है, मुझे तुमसे एक शर्त लगानी है इस लड़के को लेकर। अगर ये हिपोक्रेट हुआ तो फिर तुम मुझे क्रूएल होने से नहीं रोकोगी। वैसे तो होमे को ये शर्त मंजूर नहीं थी, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन कितनी ज्यादा खतरनाक है, पर वो तो उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती, बल्कि उसे मारकर बेहोश कर देती है और फिर खुद पहुंच जाती है यांग काई को रिसीव करने के लिए, जो कि जवाब न मिलने के बाद वहाँ से वापस जाने की तैयारी कर रहा था। हमें पता लगता है कि होमे की सिस्टर एग्जैक्टली उसी की तरह दिखती है, शायद वो दोनों ट्विंस हैं। वो यांग काई से कहती है कि रुको, मैं तुमसे मिलने के लिए आ ही रही थी, चलो अंदर चल के बात करते हैं। यांग काई तो होमे की सिस्टर को देखकर पहली नजर में ही समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसका ऑरा बहुत अजीब लग रहा है। वहीं फिर वो उसके पीछे पीछे रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ रूम में एंटर होने के बाद उसकी सिस्टर दरवाजा बंद कर देती है। यांग काई तो कह रहा था कि मैं तुमसे 10 दिनों तक मिला नहीं, शायद तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया, तुम्हारी कल्टीवेशन हाई लग रही है। ये सुनकर तो वो कहती है कि तुमने नोटिस कर लिया, इसका मतलब बड़े गौर से ऑब्जर्व करते हो तुम। बेचारा इस बात पे तो बहुत बुरी तरीके से शर्मिंदा हो जाता है। अब इसके बाद तो यांग फटाफट अपनी बात बताकर वहाँ से निकलने की तैयारी करने वाला था। वो जैसे ही अपनी बात शुरू करता है कि मैं असल में यहाँ पर तुमसे हेल्प लेने आया था, पर होमे की सिस्टर कुछ भी नहीं सुनती। वो कहती है कि पहले आराम से बैठकर चाय तो एंजॉय कर लो, किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो इतनी जल्दबाजी नहीं किया करते। ये बोलकर तो वो उसे टी सर्व करने लगती है। अब ना चाहते हुए भी यांग को वहाँ बैठकर वो टी एंजॉय करना पड़ रहा था, जहाँ बातों बातों में होमे की सिस्टर तो उसके बहुत ज्यादा पास आकर उसे सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। पर यांग का तो आपको पता ही है ना कितना सकलौंडा है, वो झटक देता है। होमे की सिस्टर तो उससे चाय के बारे में डिटेल लेने लगती है और हमारा हीरो तो पीते ही बता देता है कि उसमें कौन कौन सी जड़ी बूटी डली हुई है। ये देखकर वो कहती है कि लगता है चाय के बारे में कुछ ज्यादा ही डिटेल में जानते हो। इस पर तो उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि ये लड़की तो हर बात पे ऐसा दिखा रही है जैसे कि वो इसे छेड़ रहा हो। होमे की सिस्टर उसके सामने जाते हुए कहती है कि अच्छा ये बताओ, ये चाय ज्यादा अच्छी है या फिर मैं? और ये कहते हुए वो काफी फ्लर्टिंग अंदाज में उसे ले जाकर दीवार से सटा देती है। बेचारा सहमी हुई लड़की की तरह खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे, तो कहता है कि चाय अच्छी थी। फिर थोड़ी देर सोचकर कि उसने तो होमे की इंसल्ट कर दी, वो कहता है कि इंसान भी अच्छे होते हैं। इसके बाद तो वो उसे और ज्यादा सीरियस करते हुए कह रही थी कि मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? वो तो सीधा सीधा जवाब दे देता है कि मैं तो सीड लेने के लिए तुम्हारी हेल्प लेने आया था। होमे की सिस्टर कहती है कि यांग सीड वो मेरे पास शायद मौजूद होगी, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आई, बस थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। ये बोलने के बाद मटकती हुई अपने बेड के पास पहुंच जाती है। बेचारा यांग, जो कि अब तक की उसकी हरकतों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो उसकी चाल देखकर कहता है कि ये इस तरीके से तो नहीं चलती थी।
उसे ये बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए अपना मुंह घुमा लेता है। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि हुमई चिल्ला रही है, ये सोचकर आगे बढ़ने पर कि शायद उस पर कोई मुसीबत आ गई हो, पर वो लड़की तो उसके ऊपर ही कूद जाती है और फिर उसे लेकर बिस्तर पर। बेचारे हमारे शरीफ से भोले भाले यांग को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। हुमई उसके ऊपर लेटी हुई थी, वो फिर भी अपनी आंखें बंद करके पूछता है कि क्या दिक्कत है, क्यों चिल्ला रही थी। वो तो कहती है कि मैंने एक कीड़ा देखा। उसके पूछने पर कि कहाँ है, वो इशारा करती है उसकी पाली हुई चींटी पर, जो कि सच में अपने नॉर्मल साइज से बहुत ज्यादा बड़ी थी। यांग काई तो बिना सोचे समझे उसे मार देता है और कहता है कि लो, तुम्हारा कीड़ा मर गया, अब तुम अपना काम कर लो। अभी भी ये लड़की उसके ऊपर से उतरी नहीं थी। बेचारा वहीं लेटे लेटे सोचने लगता है कि अगर किसी ने उसे ऐसी हालत में देख लिया ना, तो वो आग की नदी में भी नहा कर आ गया तो कोई उस पर यकीन नहीं करेगा कि वो शरीफ है। इसलिए वो खुद ही उस लड़की को खुद से दूर करते हुए कहता है कि अब यहाँ पर और कोई भी चींटी नहीं है। यांग काई ने फिर से उसे झटक दिया था, जिसे देखने के बाद तो वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये लड़का मेरा फायदा क्यों नहीं उठा रहा। पर फिर वो एक क्रूर स्माइल करते हुए कहती है कि मेरी पालतू चींटी ने अपनी जान गंवा दी, मैं उसकी सेक्रीफाइस को इस तरीके से जाया थोड़ी ना होने दूंगी। वैसे भी अभी मेरे पास बहुत कुछ है करने को, देखती हूँ कब तक खुद को रोक सकता है। तुम्हारा असली चेहरा तो मैं जरूर देख के रहूंगी। ये बोलकर तो वो ड्रामा करते हुए वहीं चक्कर खाकर गिर जाती है। यांग के पूछने पर कि क्या हुआ, वो कहती है कि मेरे पाँव में चोट लग गई है, क्या तुम एक बार देख सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही। यांग तो फटाफट उसके पाँव को चेक करते हुए कहता है कि यहाँ सूजन आ गई है, शायद तुमने केयरलेस चलने की वजह से कहीं पर टोकर लगा ली हो। अब ये सुनकर कि उसके पाँव में स्वेलिंग है, वो कहती है कि क्या तुम इस पे मसाज कर सकते हो, मेरे पास दवाई रखी हुई है, अगर अभी इसे ट्रीट नहीं किया तो ये बाद में मुझे बहुत परेशान करेगा। यांग का कहना था कि मेरे पास एक और असरदार दवाई मौजूद है, जब मैं पहाड़ों पे गया था ना, तो वहाँ से लाई हुई जड़ी बूटियों से बनाया था, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैं इसे तुम्हारे पाँव पर लगा दूंगा ना, तो ये दर्द 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ये बोलने के बाद वो उसे डालकर उसकी मसाज करने लगता है। यांग काई तो बहुत ज्यादा इनोसेंट था, जो कि उसके बिहेवियर में साफ साफ देखा जा सकता था। अब ये देखकर तो वो लड़की अपने मन में सोचने लगती है कि इसके तो कोई भी इविल इरादे नहीं है, यहाँ तक कि मैंने इसे इतने सारे चांसेस दिए और उसने सारे रिजेक्ट कर दिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी छोटी बहन अपनी शर्त को जीत जाएगी कि ये लड़का बहुत शरीफ है। मैं ऐसा होने नहीं देना चाहती। मैंने इसे इतनी बार गले लगाया, इतनी बार छूने की कोशिश की, लेकिन इसने हर बार मुझे रिजेक्ट कर दिया। साथ ही अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी फील नहीं किया कि इसके कुछ गलत इरादे हों। इसलिए वो कहती है कि यांग, क्या तुम हमारे बारे में कुछ सोचते हो। यांग उसके इस सवाल से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हुमई को दिखाते हैं, जो बिस्तर के कोने में बेहोश पड़ी थी और अब उसे धीरे धीरे होश आने लगा था और वो बड़े आराम से इन दोनों की बातें सुनने लगती है। जहाँ यांग कह रहा था कि देखो लड़की, मेरा और हुमई का ऐसा कोई लाइफ लॉन्ग रिश्ता नहीं है, हम दोनों बस एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते हैं और तुम ये बार बार मुझे उस दिन की तरह टेस्ट करना बंद करो। अब ये देखकर कि हमारा यांग उसे किसी अननोन लड़की की तरह ट्रीट कर रहा है, वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं हुमई नहीं हूँ। यांग तो कहता है कि लगता क्या है, तुम तो हुमई हो ही नहीं सकती, और ये चीज तो मुझे बहुत पहले ही पता लग गई थी। ये जानकर तो इस लड़की की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वो कहती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कैसे पता लगा। यांग कहता है कि पहली बार तो मुझे तब पता लगा जब तुम अपने चाय के कप को नीचे रख रही थी, उस पर मैंने तुम्हारी लिपस्टिक का निशान देखा, जो कि हुमई बिल्कुल भी नहीं लगाती। पर उस वक्त मैं श्योर नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद हुमई घर पर लगाती हो। इस बात पर उसे यकीन नहीं आता। वो कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें शक होना कब से शुरू हुआ। यांग कहता है कि यहाँ पर मुझे 2 और कप्स मिले, एक से तो तुम चाय पी रही थी और दूसरी साइड में पड़ी थी और वो भी काफी गर्म थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे आने से सिर्फ कुछ ही सेकंड पहले कोई यहाँ से गया हो। अब कोई जा तो नहीं सकता ना। उसी से मुझे शक लग गया कि यहाँ पर 2 लोग हैं और अब शायद मुझे पता है कि वो तीसरा इंसान कौन है, वो मिस हुमई है। यहाँ ये लड़की कहती है कि सिर्फ इतनी सी चीज से तुमने पता लगा लिया कि वो हुमई है और मैं नहीं। यांग का कहना था कि नहीं, दूसरी चीज वो थी जिससे मुझे थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हुआ, वो था तुम दोनों का बिहेवियर। मिस हुमई का बिहेवियर थोड़ा सा चाइल्डिश है, वो हल्की सी बचपना दिखाती है। वहीं ये सारी बातें सुनने के बाद तो हुमई को गुस्सा आ रहा था कि बदतमीज लड़के, तुम मुझे ऐसा सोचते हो कि मैं बच्चों जैसा बिहेव करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ यांग अपने बात को कंप्लीट करते हुए कह रहा था, उसके अलावा आपका चार्म कम्प्लीटली हुमई से डिफरेंट है, तुम पूरी तरह से नेचुरल थी। हुमई के सिस्टर को तो ये बात एकदम कॉम्प्लीमेंट की तरह लग रही थी। वो हंसते हुए कहती है कि तारीफ करने के लिए
शुक्रिया, आगे बताओ। यांग कहता है कि तीसरी चीज से मुझे शक हुआ कि तुम दोनों की बॉडी की स्मेल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस तो है। और वो डिफरेंस बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर गौर से स्मेल करो तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि हुमई की स्मेल बहुत ज्यादा स्वीट है, वहीं तुम्हारी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा एलिगेंट। यांग की बातों से तो इस लड़की को मौका मिल गया था। वो कहती है कि अब तुम्हारी बातों से पता लग रहा है कि तुम इतने भी ज्यादा इनोसेंट नहीं हो। लड़कियों को इतनी गौर से कौन स्मेल करता है। यहाँ यांग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था कि अब फोर्थ पॉइंट ये है। फोर्थ पॉइंट का नाम सुनकर तो वो कहती है कि और चीजें बाकी है बताने को। वो कहता है कि हाँ, वैसे मैं जानता हूँ कि हुमई थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन इसके अलावा वो एक वॉरियर है। जैसी चोट तुम्हारे एंकल पर लगी है वो सिर्फ घर के अंदर घूमने पर ही लग सकती है, किसी वॉरियर को इतनी जल्दी चोट नहीं लगती। तुम्हारी चोट को मैं देखकर कह सकता हूँ कि तुम बॉडी टेम्परिंग रियान पर भी नहीं हो। अब ये सुनकर तो वो कहती है कि हाँ, ये बड़े रीजन हो सकता है ये जानने का कि मैं हुमई नहीं हूँ। अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास और भी रीजन है बताने को, क्योंकि मैं जान गई कि तुम्हें पता लग गया था। यहाँ यांग का कहना था कि एक और पॉइंट है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं उसे एक्सप्लेन करूँ, तो उसे रहने देते हैं। पर अब तक तो इस लड़की की क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। वो कहती है कि नहीं, अब तो मुझे जानना है, जल्दी बताओ वो लास्ट पॉइंट क्या है। यहाँ यांग उसके काफी ज्यादा पास पहुँचते हुए उसे बहुत ही गुस्से में घूरने लगा था। बेचारी वो भी डर जाती है कि अब ये इतने पास क्या करने आया है। वहीं हमें हुमई को दिखाते हैं, उसके भी पसीने छूटने लगे थे। वो तो ये सोच रही थी कि कहीं यांग सारी चीजों के बारे में उसकी बहन को ना बता दे, जो भी लास्ट टाइम उसके साथ हुई थी। मतलब उसके क्लैन के 2 स्टूडेंट्स को मार देना, उसे नहाते हुए देखना। वो तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ यांग कह रहा था कि वैसे तो ये कोई पॉइंट नहीं है, बल्कि सच है। जब मैंने तुम्हारे बट को देखा तो मुझे पता लगा कि वो एक साइड से बड़ा है और दूसरे साइड से छोटा, जो कि देखने में बहुत ज्यादा अजीब लगता है, जबकि मिस हुमई के बट इक्वली हैं और वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। ये सुनकर तो उस लड़की का गुस्सा आप उसके चेहरे पर साफ साफ देख सकते हैं। वो तो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए हमारे यांग को धमकाने लगती है। बेचारा थोड़ी देर के लिए सच में डर गया था। फिर वो गुस्से में कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि बताओ मुझे, तुम्हें जानना है। वो तो गुस्से में अपने बेड पर ही अपना मुक्का मारते हुए कहती है कि बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। पर यांग तो अपनी गलती छुपाते हुए कह रहा था कि फिक्र मत करो, जब तक कोई गौर से नहीं देखेगा तब तक उसे पता नहीं लगेगा कि वो छोटे बड़े हैं। वो तो गुस्से में उसके पास जाते हुए कह रही थी कि इसका मतलब ये है कि तुमने बड़े गौर से देखा। अब ये सुनकर तो बेचारी के पास कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है। वो शर्म से लाल पीला होने लगा था। वहीं इस लड़की को समझ नहीं आता कि वो यांग को क्या समझे, ठरकी या समझदार, क्योंकि उसने उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की, लेकिन उसकी बातों से लग रहा था कि उसने बहुत गौर से ऑब्जर्व किया है। तो वो अपने दिमाग में एक प्लान बनाती है कि क्यों ना इसे थोड़ा सा और फंसाया जाए। वो कहती है कि इतने गौर से मुझे देखने पर मैं तुम पर जुर्माना लगा सकती हूँ, तुम्हें एल्डर्स के हवाले कर सकती हूँ। अब इसलिए मैं तुम्हें 2 चॉइसेस दूंगी। पहली चॉइस तो ये है, वो अपने पास एक डैगर निकालते हुए कह रही थी कि अपने दोनों हाथ में से एक हाथ काट कर अलग कर दो, जिससे भी तुमने मुझे छुआ है, और उसी के साथ अपनी एक आंख भी निकाल कर अलग कर लेना, क्योंकि तुमने बहुत गौर से घूरा भी है। शायद ऐसा करने पर मैं तुम्हारी छिछोरी हरकत को माफ कर दूं। पर यांग काई तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला। वो कहता है कि सेकंड चॉइस क्या है। वो कहती है कि सेकंड चॉइस ये है कि तुम्हें लिंगशिया पवेलियन को छोड़कर हमारे ब्लडी बैटल गैंग को ज्वाइन करना होगा। यांग तो ये सुनने के बाद कहता है कि क्या इन दोनों के अलावा कोई और तीसरा ऑप्शन है। वो तो साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ये सुनकर तो यांग पीछे हटते हुए अपनी पावर रिलीज करने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि ये लड़की उसे काफी आसानी से फंसा सकती है। इसलिए वो कहता है कि क्या हो अगर मैं तुम्हारी बातें ना मानूं तो। वो धीरे धीरे उसके पास आते हुए कहती है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें बहुत आसानी से मार सकती हूँ। यांग काई का कहना था कि अगर तुम मुझे मार सकती तो कब का मार चुकी होती। वो अपने डैगर को उठाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती। उसने तो ड्रैगर को उसकी गर्दन की नोक पर सटा दिया था, पर फिर भी वो उसे मारती नहीं। अपना ड्रैगर पीछे हटाते हुए कहती है कि सच कहा तुमने, मैं तुम्हें अपनी बहन के आगे तो बिल्कुल नहीं मार सकती। ये बोलने के बाद वो हुमई को जहाँ पर छुपा के रखी हुई थी वहाँ से उसे बाहर निकाल लेती है। यहाँ ये देखने के बाद कि हुमई की सिस्टर ने काफी आसानी से हुमई की पावर को सप्रेस कर दिया था, ताकि यांग का स्मेल से पता न लगा ले कि यहाँ पर कोई तीसरा भी मौजूद है। वो कहता है कि सच में क्या ये लड़की ट्रू एलिमेंट रियान पर है, यानी कि यांग से सच में गलती हो गई इसकी पावर को चेक करने में। यहाँ हुमई होश में आते हुए कह रही थी कि सिस्टर मुझे माफ कर दो, मैंने कहा था ना कि ये लड़का अच्छा है। हुमई तो बड़े प्यार से यांग से पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो तो बता देता है कि मैं यांग सीड लेने के लिए आया हूँ, जो कि मुझे तुम्हारे शॉपकीपर से पता लगा कि सिर्फ माइनिंग एरिया में मिलेगा।
पर तुम तो जानती हो ना कि एक आउटसाइडर के लिए ब्लडी बैटल गैंग के माइनिंग एरिया में जाना कितना डिफिकल्ट है, तो मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो तो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो अपनी बहन से रिक्वेस्ट करने लगती है कि सिस्टर, क्या मैं इसकी हेल्प करने जा सकती हूँ। उसकी सिस्टर कहती है कि ध्यान से जाना, वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा मौजूद है। ये देखने के बाद यांग उन दोनों को थैंक यू बोलता है और बेचारी हुमे खुशी खुशी उसके साथ वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद हुमे की सिस्टर अपने बट को चेक करते हुए कह रही थी कि क्या ये सच में छोटे बड़े हैं। आखिर उस कमीने की हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की, दोबारा मिलेगा ना तो मुंह तोड़ दूंगी। उसके गुस्से के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।